पे वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो अनिल, वॉइस नहीं आ रही भाई। 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें बंद करके यार। अब साले मुझे लगा तुमने स्टार्ट नहीं किया है। अरे यार, साले तुझे दिख नहीं रहा है इसमें मार्क हो रहा था तो। नहीं दिख रहा था भाई, मुझे लगा सारे वो टेबल ही था वो। उसका जब तूने पेज पलटा है अभी तो दिखा मेरे को। अरे चलो पढ़ रहा है यार, साइड। मतलब वेट करो नुकसान हो सबके गया लिए भाई। भाई। अपन दो ही है अरे यार। यार, अरे अब कोई नहीं पढ़ेंगे, उन लोगों ने वो कर दिया। सब लोग क्या सेल्फ कर दिया उन स्टडी के लोगों ने? मोड में आ गए होंगे ना, सेल्फ स्टडी के मोड में आ गए। अरे अरे, चल तो स्टार्ट कैसे क्लास में पढ़ा दे पवन कर यार। पवन का पढ़ा चलो दे। फिर से वमन देखते हैं अपन, ठीक है। वमन कर्म क्या होता है भैया? तो वमन कर्म जो होता है उदान वायु से प्रेरित होता है, सबको पता है भैया। छर्दी जो होती है क्या, उदान और व्यान दोनों वायु से, अपन देखा। छर्दी जो होती है क्या होती है, पैसिव होती है। वमन अपन एक्टिव करवाते हैं, ठीक है ना। तो वमन में केवल उदान वर्त इन्वॉल्व रहती है, लेकिन जो छर्दी रोग होता है उसमें उदान प्लस व्यान दोनों वायु होती है। वमन की परिभाषा क्या होती है? तत्र दोष हरणम ऊर्ध भागम वमन संज्ञम। ओब्वियसली दोषों को ऊर्ध भाग से या मुख से बाहर निकालने को वमन कहते हैं। चाणक्य का अलग डेफिनेशन बताइए क्या? अपक्व पित्त श्लेष्माणो बलाद ऊर्ध्वम नयेत तु यत वमनम तद विद्येत संज्ञतम मदन फलमन। मतलब अपक्व पित्त या श्लेष्मा, वेरी वेरी टर्म एक यूज करना है। उन्होंने बोल दिया कि देखो, पका हो या अपका हो, कफ और पित्त या तो पका हो या अपका हो, दोनों को बलपूर्वक बाहर निकाल देता है कौन? वमन औषधि। जैसे कि अपना क्या होता है, मदन फल होता है। शाड़ंदर के अनुसार जो द्रव्य पक्व हो या अपक्व हो, उसको कफ या पित्त को बलपूर्वक जो बाहर निकाल देता है उसे वमन द्रव्य कहते हैं, जैसे कि मदन फल। प्रयोजन क्या है? आमाशय में स्थित कफ दोष का समूल छेदन कफ रोग इससे वमन से हो जाता है। कफ रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वमन के आयोग क्या क्या मैंने बताया था? तो वमन और विरेचन के कुछ आयोग कॉमन हैं जो चरक ने दे रखे हैं। सिद्धि स्थान में अपना क्या क्या होता है वमन से? छत क्षीण, अति स्थूल, अति क्रश, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, क्षुधित, कर्म बाधर, हत, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, सुकुमारी। ये जो इतने वाले होते हैं, ये वमन विरेचन दोनों को आयोग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अपन कैसे याद करते थे? तो अपन तीन एक साथ ऐसे जोड़े जोड़े में याद करते थे कि संवृत कोष, दुष्छर्दिन और प्रसक्त छर्दी। तीन प्रकार से ऐसे याद करते थे कि संवृत कोष्ठ हो, जिसके कोष्ठ में बहुत ज्यादा आवरण हो, वो वमन, उसको वमन नहीं करवाना चाहिए। दुष्छर्दित को, प्रसक्त छर्दी को नहीं करवाना चाहिए। और क्या, अधोग्रक्त पित्त के साथ साथ, सॉरी, ऊर्ध्वग्रक्त पित्त और ऊर्ध्वात दोनों में नहीं करवाना चाहिए, ऊर्ध्व रक्तपित्त और ऊर्ध्वात में। इसके अलावा क्या, आस्थापित अनुवासित में नहीं करवाना चाहिए। फिर हम पूगा करके अपन एक ट्रिक लिखते थे। कौन सी ट्रिक लिखते थे? हम पूगा ऐसे करके अपन लिखते थे, ठीक है ना। HUM हम, और PUGA हम पूगा क्या है, सस्ती है, ऐसे करके अपन एक ट्रिक लिख लेते थे। फिर हम से आ जाएगा हृदय रोग, उदावर्त, मूत्राघात। पू से आ जाएगा प्लीहा, उदर रोग, गुल्म, और क्या बोलते हैं अपना, धिमान, संखक, स्व से स्वरभेद, और ती से तिमिर। ठीक है ना, ये सारे के सारे अपन ने देख लिए थे, ठीक है। सॉरी, इससे अधिमन अष्ठिलान। ठीक है, तो हम पूगा सस्ती ऐसे करके अपन ने ट्रिक देखी थी। ये क्या होते हैं? वमन के आयोग में होते हैं, हम पूगा सस्ती, ठीक है ना। हृदय रोग, उदावट, मूत्राघात, प्लीह रोग, उदर रोग, गुल्म, अष्ठिला, शंखक, स्वरभेद और तिमिर। इसके अलावा आगे सिरशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल, इन सब में भी नहीं देते ना, ये याद रखना, इंपोर्टेंट नहीं है तो भी है। ठीक है, तो अपन ने क्या, वमन के अयोग्य अपने को रटे हुए थे, देख लिए थे। फिर अपन सिद्धि स्थान में की रीजनिंग भी देखते थे कि छत क्षीण में अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वग्रक्त वित्त में देंगे तो क्या आ जाएगा। अब अपने से इतना डिटेल ये पूछेगा नहीं, ठीक है। वमन के योग्य जो होते हैं क्या क्या होते हैं भैया? तो पीनस, कुष्ठ, पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राजक्षमा, श्वास क्वास, गलग्रह, गलगंड, श्लीपद में, मंदाग्नि। नहीं याद रखना, वमन योग्य याद नहीं रखना, सिर्फ अयोग्य से प्रश्न आता है, ठीक है। वमन द्रव्यों के गुण, तो वमन और विरेचन द्रव्यों के गुण सेम टू सेम होते हैं भैया। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवाही, विकासी, प्रभाव, ठीक है ना। सुश्रुत ने बताए हैं कि वमन द्रव्यों में ये गुण होते हैं भैया। उष्ण तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म व्यवाही होते हैं, विकासी प्रभाव होते हैं, ठीक है। नहीं पूछता क्यों? क्योंकि वमन विरेचन वस्ती सबके सेम गुणी होते हैं। महाभूत इंपोर्टेंट है भैया। वमन द्रव्यों में अग्नि और वायु महाभूत होता है, ठीक है ना। वामक द्रव्य वाली भूमि होती है, उसमें अग्नि, वायु और आकाश होता है। सुश्रुत बोलते हैं वामक द्रव्य की, सुश्रुत ने वामक द्रव्य की भूमि बताई है जिसमें अग्नि, वायु और आकाश महाभूत बताए हैं। और वामक द्रव्य में क्या होता है? अग्नि और वायु महाभूत होता है, पता है अपने को। कफ का संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कफ अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना, शरीर में कफ की अधिकता होती है, तो बिना कष्ट के एकदम वमन हो जाता है। अगर शरीर में कफ क्या है, कम है, तो सुखपूर्वक क्या हो जाता है? विरेचन हो जाता है।
फिर अधः कल्प फिर एक चरक सिद्धि में लिखा हुआ है कि अगर कफ कम है और तुम उसे क्या दे रहे हो, वमन दे रहे हो, तो विरेचन करवा देगा। कफ अधिक है, तुम उसको विरेचन दे रहे हो तो वमन करवा देगा। अपन ने पता है ना, मतलब उबड़े हुए दोष पे डिपेंड करता है। कफ अगर बहुत कम है तो तुम उसको कितनी भी वमन औषधि दो, वो क्या करवा देगा, विरेचन करवा देगा। और कफ बहुत ज्यादा उबड़ा है और तुम गलती करके उसको कफ को बाहर निकालने की जगह तुम उसे विरेचन दे दोगे तो वो वमन ही वमन करवाएगा। ठीक है ना, पता है अपने को। विश्राम काल, कल ही अपन स्नेह में पढ़ के आए हैं। विश्राम काल जो होता है, स्नेहपान के दिन केवल एक दिन, स्नेहपान के एक दिन बाद वमन कराया जाता है। ठीक है ना, और 3 दिन बाद विरेचन कराया जाता है, अपने को पता है भैया। वमन पूर्व भोजनादि के साथ, तो स्नेह काल के समय तो अपने को न अति स्निग्ध लघु उष्ण अनभिसंधि भोजन देना है। लेकिन जो स्नेह श्रांत काल के एक दिन पहले जो होता है ना, कब के एक दिन पहले अपन कैसा, ग्राम में ओदक मांस रस युक्त दूध दही उड़द तिल कफ उत्क्लेशित आहार विहार उसको अपन देंगे, दही बल्ले और ये सब खिलाएंगे। वमन वाले दिल में जो अधिक स्निग्ध ना हो ऐसी यवागु घी के साथ फुल मात्रा में देंगे। ठीक है ना, वागबट बोलते हैं इसत स्निग्ध पेया को साथ घी के साथ यवागु देंगे। जस्ट वमन होगा उस दिन सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग देंगे, यवागु पिलाएंगे घी से, पेट भर कर अति स्निग्ध। ठीक है ना, कराएंगे वमन अभी। चक्रपाणी साहब क्या बोलते हैं, बाह्य अभ्यंग स्वेदन कराना भैया। आचार्य चरक ने वाम में आतुर को 3 या 2 दिन अभ्यंग स्वेदन करने को कहा है। आचार्य चक्रपाणी ने इस पर टीका लिखा हुआ कहा है कि स्नेह जिस दिन खत्म हो उस दिन उसको, स्नेहपान जब पूर्ण हो उस दिन कराना है अपने को अभ्यंग स्वेदन, विश्राम वाले दिन कराना है, और वमन वाले, इन तीनों दिन में बाह्य अभ्यंग और स्वेदन उसको करवाना है। ठीक है ना। फिर वमन विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल कौन सा होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली इन द मॉर्निंग। सब पता है भैया, पंचकर्म वाले बेचारे 5 बजे उठ के इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि वमन विरेचन को करवाना होता है। वमन योग की मात्रा कितनी होती है, तो प्रत्येक पुरुष में अलग अलग होती है। क्या लिख रखा है उन्होंने, मदन फूल अंतर्नक मुष्टि प्रमाण में मदन फल की पिप्पली आपने को लेना चाहिए, ऐसा लिखा है अंतर्नक मुष्टि प्रमाण। ठीक है। फिर सुश्रुत अनुसार क्या बोलते हैं कि व्याधि बल पुरुष अग्नि बल को देख के अपने को करना चाहिए, है ना। संशोधन में भी यही होता है कि जो व्याधि का बल है, पुरुष का बल है, अग्नि का बल हो, इन सबको अपने को देखना चाहिए। फिर एक स्पेशल मध्यम बल वाले के लिए उन्होंने कंडीशन बता दी कि अगर मध्यम बल वाले में अगर तुम्हें क्वाथ लेना है तो उसकी 1 अंजलि मात्रा, चूर्ण और वटी लेना है तो एक अक्ष की मात्रा लेते हैं। ठीक है ना, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। अपने से ये पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इसमें, मदन फल बचा और सिंधव, इनकी मात्रा पूछी जाती है तो एमबीएस करके अपन याद करा था। एमबीएस, मदन फल बचा सिंधव। एमबीएस जो होता है कहाँ का, सऊदी का किंग होता है, उससे अपन ने याद की थी 4 2 1 ऐसे करके याद रखना। मदन फल 4 भाग, बचा 2 भाग, सिंधव 1 भाग। ठीक है। फिर षाडंगर के अनुसार मात्रा देखते हैं तो षाडंगर बोलते हैं अगर वमन विरेचन अपने को काय से करवाना है, क्वाथ से करवाना है, और की कल कवले चूर्ण से, अगर क्वाथ से कराना है तो इसकी मात्रा 9 6 3 क्या होती है, प्रस्थ में होती है। ठीक है ना। कल्क अवले चूर्ण से कराना है तो 3 2 1 काय में होती है, पल में होती है। ठीक है ना। ऑब्वियसली क्वाथ काढ़ा बहुत ज्यादा पिलाना पड़ेगा ना, तो 9 6 3 प्रस्थ काढ़ा है मात्रा। ठीक है ना, वमन में काय की, षाडंगर के अनुसार। और कल्क अवलेह या चूर्ण देना है तो 3 2 1 पल में मात्रा है। पल में और प्रस्थ में याद रखना 9 6 3, ये किसके अकॉर्डिंग है, षाडंगर के अनुसार वमन कर्म करवाने में क्वाथ की मात्रा है। षाडंगर के अनुसार वमन कर्म करवाने में कल्क अवलेह चूर्ण की मात्रा कितनी होती है, 3 2 1 पल। ठीक है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अगर तुम्हें क्वाथ से करवाना है वमन तो उसकी मात्रा 1 अंजलि दे दो, और बाकी अगर चूर्ण और वटी से करवाना है तो उसकी मात्रा कितनी दे दो, 1 कर्ष 1 अक्ष 1 विडाल पदक, सब इसी के पर्याय होते हैं। ठीक है। फिर अपन आते हैं विधि कैसी होती है भैया, तो सबसे पहले मदन फल कषाय की 1 मात्रा में मधु मुलेठी सेंधा नमक और फाड़ित मिलाकर उसको पीने को देना है। सर्वेशु तु मधु सेंधव, सब में वमन द्रव्यों में सब में मधु और सेंधव मिलाना चाहिए। अपने को रीजनिंग भी इसकी पता थी भैया। सुश्रुत ने वमन औषध पिलाने के बाद हाथ को गर्म करके उदर पर सेकने को बताया है। ठीक है ना। वमन द्रव्य पिलाने की 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करे, उसके बाद 4 कंडीशन अपने को देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से प्रश्न आएगा अपना, क्या क्या देखना है भैया अपने को। वमन द्रव्य पिलाने में जो होता है ना, अगर स्वेद का प्रादुर्भाव हो जाए कि पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है तो समझ लो दोष को क्या हो रहा है, विलियन हो रहा है। ठीक है। लोमहर्ष हो रहा है, मतलब दोष अपने स्थान से क्या कर दिए, प्रचलित हो गए या अपने स्थान से चल दिए। कुक्षी में अगर आद्यमान हो गया तो दोष कहाँ पे पहुंच गए, कुक्षी में पहुंच गए। और रल्लास और आस्ति श्रावण हो रहा, मतलब दोष कहाँ हो गए, ऊर्ध्वमुखी हो गए। ठीक है ना। अगर पसीना आ गया मतलब श्वेत क्या हो गए, श्वेत दोष का विलयन हो रहा है। अगर अपने पास रोंगटे खड़े हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, दोष अपने स्थान से एकदम प्रचलित होने की ओर अग्रसर हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं। कुक्षी में कुछ कुछ हो रहा है तो कुक्षी में दोष आ गए हैं। रल्लास आस्ति श्रावण उबकी आने लग गई है तो क्या हो जाएगा, दोष ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे। ठीक है। वमन में दोष को निकलने का क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, सबको पता है। सबसे पहले क्रम से क्या निकलता है, कफ पित्त वात, ये सिंपल चरक का है। चरक का कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, सुश्रुत का पूछा है। सुश्रुत बोलते हैं सबसे पहले तो औषध जो खाया वो औषध निकलेगी। ठीक है ना।
फिर कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वायु निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। सुश्रुत का क्रम बोलते हैं क्या निकलता है सबसे पहले? औषध, फिर अपना कफ, फिर पाद पित्त और फिर वायु। ठीक है, फिर आ जाते हैं वमन की शुद्धि बोधक सारणी लिखी है चक्रपाणी के अनुसार। क्या होती है वमन की शुद्धि बोधक सारणी? प्रवर शुद्धि में कितने वेग आते हैं, मध्यम में कितने वेग, जघन्य में कितने वेग? सबको पता है भैया, 8 वेग 4 वेग, 8 वेग 6 वेग और 4 वेग आते हैं, जिसमें विरेचन में 30 20 10 आते हैं, वैसे इसमें 8 वेग 6 वेग 4 वेग आते हैं चक्रपाणी या वाग्भट के अनुसार दोनों। फिर वामक द्रव्य की मात्रा कितनी होती है भैया? तो वामक द्रव्य की मात्रा कितनी होती है? 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ। कितना? 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ और 2 प्रस्थ। ठीक है, इसी की मात्रा दुगनी अगर उसमें करेंगे तो उसमें कितनी हो जाएगी? 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, 4 प्रस्थ। किसमें? विरेचन द्रव्य में। तो अपन विरेचन की पहले याद कर लेते तो सबका आधा कर देते इसमें वाम द्रव्य की मात्रा। ठीक है, प्रवर शुद्धि में भी पित्तांत, मध्यम शुद्धि में भी आंतिक में पित्तांत होती जगह। सिर्फ याद रखना वमन में क्या होता है? पित्तांत वमन को श्रेष्ठ मानते। फिर वाग्भट ने थोड़ा सा लोचा किया है, वाग्भट ने मात्रा में थोड़ा सा लोचा किया है। वो क्या बोलते हैं? आधा प्रस्थ, 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, डबल दुगना द्वितर करते हैं। वैसे अच्छा नहीं लग रहा है ना कि एक प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, नहीं, आधा प्रस्थ उसका दुगना, 1 प्रस्थ उसका दुगना, 2 प्रस्थ। ये वाग्भट स्पेशल है, याद रखना। वाग्भट के वमन की मात्रा में थोड़ा सा क्या किया? लोचा किया है। वाग्भट सुपरमेशी हुई है वमन की मात्रा में, वाग्भट ने थोड़ी सी सुपरमेशी करी है, जो अपन नॉर्मल रूटीन में पढ़ते आते हैं, वह चक्रपाणी साहब का है चरक का, कि 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, उसको चेंज करके आधा प्रस्थ, 1 प्रस्थ, 2 प्रस्थ उन्होंने कर दिया। वामक द्रव्य कितने कितने होते हैं भैया? अपन को बचपन से रटे हुए षड वामक। ठीक है ना, मदन जी की ऐसे करके अपन ट्रिक याद रखते हैं भैया। तो मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वत्सक और कृतवेधन, ये क्या होते हैं भैया? इतने अपने 6 के 6 क्या होते हैं? वामक द्रव्य होते हैं। सबके योग अपने को रटे हुए हैं। मदन फल जी जो होते हैं 133 होते हैं, जीतू जी और सप्तला संखनी, है ना, विरेचन में अपन याद करते हैं ना, तो जीमूतक और सप्तला संखनी ये सब कितने? 39 साल के होते हैं भैया, तो 39 होता है भैया जीमूतक। ठीक है ना, फिर क्या होता है भैया? इक्ष्वाकु जो होती है, इच्छाएं सारी की सारी, मिनोपॉज जब हो जाता है लड़की में 45 साल की उम्र में, तो इच्छाएं क्या होती है? सारी की सारी खत्म हो जाती है भैया, बच्चे पुत्र इच्छाएं और ये सब। फिर ना धामा कौन सी उम्र में करते हैं? तो याद रखना है, धामा कब करते हैं अपन? 60 वर्ष की उम्र में करते हैं। और वत्स, बालक मतलब क्या होता है? वत्स मतलब क्या होता है? बच्चा, या कब तक चाइल्ड रहते हैं अपन? वत्स कब तक रहते हैं? 18 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, तो मदन फल के 133, जीतू जी या जीमूतक के 39, इच्छाएं कब मर जाती है सारी की सारी? 45 की उम्र में। धामा करते हैं तो धामार्ग और कृतवेदन 60 साल की उम्र में करते हैं भैया अपन। वत्सक जो है 18 साल की उम्र तक वत्स रहता है, 18 होते। फिर विरेचन के भी यहाँ पे लिखे हैं तो याद कर लेते भैया। श्यामा और तिव्रत के कितने होते हैं? सबसे ज्यादा विरेचन में 110 होते हैं भैया। चतुरंगुल आरगवत का सबको पता है भैया, चतुरंगुल के कितने होते हैं? 12 होते हैं भैया। अपना तिलवक, है ना, तिलवक के कितने होते हैं भैया? 16 होते हैं भैया। ठीक है ना, फिर स्नूही, ऐसे तिलवक और इन दोनों को साथ में याद करते हैं ना, 16 एक और सोती, अच्छा 16 तिलवक। ठीक है ना, 16 होते हैं किसके? तिलवक के। स्नूही के कितने होते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, स्नूही को महाशीर करते हैं और इसके कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, सप्तला संखनी को जीतू जी के साथ याद रखना। जीतू जी के 2 गर्लफ्रेंड थे ना, जीतू जी की याद रखना, 2 थी जीतू जी की, 2 बीवी थी, सप्तला और संखनी। ठीक है ना, इनके भी क्या होते हैं? 39 होते हैं। दंती द्रवंती कितने होते हैं भैया? 48 होते हैं। ठीक है, अपने को याद है अलग अलग उसी से किसी ने किसी ट्रिक से। ठीक है, तो श्यामा तिव्रत के होते हैं 110, चतुरंगुल के कितने होते हैं? 12, तिलवक के कितने होते हैं? सोती मतलब 16 होते हैं, स्नूही के 20 होते हैं, सप्तला संगिनी के 39 होते हैं, द्रवंती दंत के 48 होते हैं। चलो, वमन के अयोग्य में क्या करते हैं भैया? तो वमन के अयोग, वमन वेग में अप्रवृत्ति होना, वमन योग में क्या होना? अप्रवृत्ति होना, पहला हो गया। केवल औषध की प्रवृत्ति होना, वमन वेग में विभ्रंश, विबंध होना, है ना, अगर वमन की वेग में अपने को बार बार विबंध हो रहा है भैया, प्रतिलोम गति निकल ही नहीं रहा है, विभ्रंश हो रहा है, तो ये सब वमन के अयोग में आ जाएंगे। ठीक है ना, समय वमन के लक्षण क्या है? क्रमशः कफ निकल रहा है, पित्त निकल रहा है, वायु निकल रहा है, और वमन के वेगों का खुद ब खुद रुक जाना ना, अपने को सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद रखना है। सबसे पहले औषध, फिर कफ, फिर पित्त, फिर वायु। वमन के अतियोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है भैया अपने चरक सूत्र 15 में। क्या लिखा है उन्होंने? फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन इति अतियोगानी लक्षण है। फेनिल झागदार रक्त चंद्रिका के समान उपगम अगर आ रहा है तो अतियोग का लक्षण है। अष्टांग हृदय भी ये बोलते हैं फेन चंद्र रक्तवतम, ऐसे करके वमन के अतियोग। झागदार रक्त का निकलना, चमकती हुई रक्त चंद्रिका है, वमन के अतियोग में है चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सुश्रुत का एक स्पेशल लक्षण आता है पित्त अतियोग। ओब्वियसली वमन क्या होता है? पित्तांत होता है, तो अगर पित्त का अतियोग हो रहा है प्लस विसंगत आ रहा है तो ये वमन के अतियोग का लक्षण है। सुश्रुत सुपर में याद रखना, पित्त अतियोग नाम में, पित्त अतियोग नाम किसका अतियोग का लक्षण है?
आधे से ज्यादा लोग बिना पढ़े गधे जैसे क्या लगा देंगे, पित्त के अतियोग का लक्षण है। अरे भैया पित्त अतियोग जो होता है, पित्तंत की होता है ना, क्या बोलते हैं अपना ये वमन जो होता है क्या होता है, पित्तांत की होता है। तो पित्त के अंत में, वमन के अंत में पित्त निकलता है। तो अगर बहुत ज्यादा पित्त का अतियोग हो रहा है, बहुत ज्यादा पित्त दिख रहा है तो वमन के, तो वमन के अतियोग का लक्षण है वो। ठीक है, उल्लेखन वमन का ही पर्याय है, अपन देख के आ गए हैं कल। ठीक है ना, प्रस्कंदन किसका, विरेचन का पर्याय है। सम्यक वमन के लक्षण अपन ने देखा था, जब समय धूमपान देखा था वहां भी याद करवाया था, हृदय पार्श मूर्धान्द्री मार्ग संयुद्गो लघुत्वम वे लक्ष्मणा ने, याद है अपने को। सम्यक धूमपान का फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिखा है कि हृदय कंठ आ जाए तो क्या आ जाएगा, धूमपान, हृदय पार्श, उल्टी करते तो पार्श को जोर लगाते हैं, ऐसे करके अपन याद करते हैं। असम्यक वमन के लक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है अपने से। ठीक है ना, दुष्छर्दिते स्फोट के कोट कंडू रद अविशुद्धि गुरुगात्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने से क्या होगा भैया, दुष्छर्दित में स्फोट हो जाएंगे बॉडी में, कोट कंडू हो जाएंगे। तो याद रख लेना, असमयक वमन में सारे स्किन डिसऑर्डर होते हैं, स्फोटक, कोट कंडू, हृदय में अविशुद्धि, और सबसे इंपॉर्टेंट गुरुगात्रता हो जाती है। वमन के अतियोग में क्या होगा, तृष्णा, मोह, मूर्छा, अनिल कोप, निद्रा, बल हानि, वमिति। अनिल कोप याद रखना भैया, वमन के अतियोग में क्या होता है, अनिल कोप या वायु को बहुत ज्यादा, इतना मात्रा में कफ निकल गया कि कुछ बचा ही नहीं भैया ना, कफ क्षय हो गया। कफ क्षय में क्या होती है, वात वृद्धि। तो तृष्णा, मोह, मूर्छा तो होगा ही होगा, इसके साथ अनिल कोप, बस एक याद रखना, निद्रा बल की हानि भी हो जाता है वमन के अतियोग में। ठीक है ना, अनिल कोप जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना, ऐसे अपन पढ़ेंगे। वमन के अतियोग में अनिल का कोप हो रहा है, विरेचन के अयोग में वात पित्त कफ तीनों का प्रकोप हो रहा है। ठीक है ना, और विरेचन के अतियोग में अपन पढ़ेंगे वात पित्त कफ के साथ साथ रक्त का भी अतियोग हो रहा है। अपन ऐसे तीनों डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके नीचे एक साथ पढ़ेंगे। वमन के पश्चात क्या करना है, रोगी के हाथ पैर मुख अच्छी तरह से धुलवाकर एक मुहूर्त आराम करके उसको धूमपान पीने देना है। सबको पता है भैया धूमपान देते हैं, शमनी या उपशमनी कोई सा प्रायोगिक धूमपान अपन उसको दे सकते हैं। चरक बोलते हैं स्नेहिक, वेरेचनिक, उपशमनी, किसी में से भी एक दे दो। सुश्रुत भी बोलते हैं वेरेचनिक, स्नेहिक, शमनी में से कोई एक दे दो। ठीक है ना, प्रायोगिक को छोड़ के कोई भी दे सकते हैं। वाग्भट बोलते हैं स्निग्ध मत चीन में कोई एक दो। विरेचन और वमन के व्यापक कितने होते हैं, पिछली बार एमपीपीएससी का क्वेश्चन होता है, वमन व्यापक की संख्या कितनी होती है, 10। इतना ईजी क्वेश्चन अपने से पूछेगा। वमन विरेचन व्यापक 10 चरक बताते हैं, वाग्भट बताते हैं 12, सुश्रुत बताते हैं 15। च वास्तु चरक बताएं 10, वाग्भट बताएं 12, सुश्रुत बताएं 15। कौन कौन से भैया अपन, तो अपन एक ट्रिक याद रखते थे भैया, जस्ती जी आपसे व्यापत्ति हो गई, अब यूके कैसे जाएंगे। ठीक है ना, तो अधिमान अयोगजन्य होते हैं और अतियोगजन्य होते हैं। पहले अतियोगजन्य जो तीन है वो इजी अपन याद कर लेते हैं, कौन से होते हैं भैया, परजीवी ऐसे करके अपन याद करते हैं, है ना, परजीवी की गुदा में अतिसार ऐसे करके अपन कुछ याद करते थे, परजीवी की गुदा। परी तो परी से परिकृतिका, जीवी से जीवादान, और गुदा से क्या जाएगा, गुदभ्रंश। इन तीनों में क्या होता है, अतिसार होता है, मतलब ये अतियोग के लक्षण है। ठीक है ना, परजीवी गुदा जो होती है क्या होती है, अतियोग के लक्षण है ना। अतिसार से अतिसार रोग नहीं लगाना, अति की ट्रिक है ना। परजीवी की गुदा जो होती है क्या होती है, अति होती है, अतियोग। परजीवी की गुदा में अतियोग ऐसे करके याद रखना है। परिकृतिका, जीवादान, गुदभ्रंश, ये तीनों जो होते हैं अतियोग जन्य, वमन के अतियोग जन्य व्यापद होते हैं। बाकी अयोग जन्य कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जस्सी जी आपसे व्यापत्ति हो गई, अब यूके कैसे जाएंगे, तो जस्ती जी, जस्ती से तो जीवादान आ जाएगा, जे से, फिर जस्ती, एस से क्या आ जाएगा भैया अपना स्तंभ आ जाएगा, फिर जी से क्या आ जाएगा, गुदभ्रंश, वो नीचे आ गया अपना। जस्ती जी आप से, ठीक है ना, तो आ से आ जाएगा अंग, अंग ग्रह आ जाएगा। प से क्या आ जाएगा भैया अपना परिकृति का जो नीचे आ गया, क्या हो गई, व्यापत्ति हो गई। तो हृदय व्यापत्ति या हृदय व्यापत्ति ऐसे करके उसमें आता है। ठीक है ना, अब यू के कैसे जाएंगे, यू के से, यू से आ जाएगा उपद्रव, के से आ जाएगा क्या, क्लम। ठीक है ना, एक एस से क्या आता है, अच्छा परिस्त्राव आता है ना इससे, और क्या होता है, परिकृतिका आता है। तो जस्सी जी आप से व्यापत्ति हो गई, एस से एक स्त्राव आएगा, एक स्तंभ आएगा, दो आएंगे। हाँ दो ऐसे ना, तो एक से स्त्राव और एक स्तंभ आ जाएगा। ठीक, जस्सी जी आपसे व्यापत्ति हो गई, अब यूके कैसे जाएंगे, ऐसे करके अपन ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे अपना जीवादान हो जाएगा, एक इससे स्त्राव हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, गुदभ्रंश हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा अपना अंग ग्रह हो जाएगा, पी से क्या आ जाएगा अपनी परिकृतिका हो जाएगी, इससे स्तंभ आ जाएगा, इससे व्यापत्ति आ जाएगा, इससे हृदय में व्यथा हो जाएगा, इससे उपद्रव आ जाएगा, और कैसे क्या आ जाएगा, क्लम आ जाएगा। ऐसे करके 10 क्या होते हैं, वमन के अपने उपद्रव होते हैं। जस्ती जी आपसे व्यापत्ति हो गई, अब यूके कैसे जाएंगे, इसमें से जो क्या बोलते हैं, परजीवी गुदा जो होती है क्या होती है, अतियोगजन्य होती है, शेष सारे अयोगजन्य होते हैं। शारंगर के अनुसार वमन में कुछ कुछ निर्देश किया गया है, ये बोलते हैं वमने च विरेके च तथा शोभनिक मोक्षते स अर्ध त्रयोपल। हाँ ये बोला है भैया कि वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, मतलब पंचक्रमा के संदर्भ में जो एक प्रस्थ की मात्रा तुम, नॉर्मली एक प्रस्थ कितने का होता है, 16 पल का होता है। ठीक है ना, मतलब 16 64 तोला का होता है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं 64 तोला का नहीं,
54 तोला का मानेंगे हम, ठीक है ना, मतलब कितना, 13.5 पल का। ये बोलते हैं कि वैसे तो जो होता है 16 पल का, एक प्रस्थ 16 पल का होता है, लेकिन षाडंगर साहब के अनुसार एक कितना होता है भैया, 13.5 पल का होता है एक प्रस्थ, ठीक है ना। तो वमन विरेचन में प्रस्थ की जो है भूमिका थोड़ी सी चेंज कर दी है किसने, षाडंगर साहब। चरक सिद्धि में वमन विरेचन के बाद संसर्गज कर्म फॉलो करते हैं, सबको पता है भैया संसर्गज कर्म क्या होता है, अपने को पता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है भैया, पेया विलेपी अकृत कृतयूष मांस रसम त्रिसिद्धम एकम क्रमे सेवती विशुद्ध कायम प्रधान मध्यम अवर। सबको पता है भैया, प्रधान मध्यम अवर, प्रधान वाला जो होता है कितने, 7 दिन तक उसमें अपन करते हैं, अवर वाला जो होता है 5 दिन तक, और हीन शुद्धि वाला 3 दिन तक। कितने कितने अन्न काल, 12 अन्न काल, 8 अन्न काल, 4 अन्न काल, ठीक है। फिर ये टोटल अन्न काल हो ना, और ये कितना है, एक दिन में कितने होते हैं, ये सवाल है। प्रधान शुद्धि में अपन 3 दिन देते हैं, नहीं यार, 3 अन्न काल 2, ये वाला याद नहीं रखना, ये याद रखना, 12 अन्न काल, 8 अन्न काल और 4 अन्न काल। फिर चरक सूत्र स्थान में वमन के पश्चात संसर्जन कर्म में क्या, जवागु विलेपी ओदन यूष मांसरस का सेवन कराएं, ऐसा अपन ने बोला है, ठीक है ना। चरक सूत्र स्थान वाला याद नहीं रखना, क्योंकि पंचकर्मा सिद्धि स्थान से आता है, इन्होंने बोला है 7 दिन 5 दिन, 12 अन्न काल, 8 अन्न काल, 4 अन्न काल, ये अपन ने जो पढ़ के आए वही का वही, ठीक है। फिर आते हैं अपन संतर्पण कर्म। संतर्पण कर्म कैसे करते हैं भैया, कफ पित्ते विशुद्धे अल्प मध्यते वात पित्त के तर्पणादि क्रम कुरियात पेशाद। अर्थात जिस रोगी का कफ और पित्त शोधन से पूर्ण रूप से न हुआ हो, मद्य पीने वाला हो, वात पित्त प्रकृति वाला हो, तो उसे तर्पण आदि क्रम के साथ पत्ते दें। कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं, एक इस कंडीशन दे दी कि अगर चरक अब तुम्हें वमन विरेचन हमने करवाया है और पूर्ण रूप से अगर कफ और पित्त का शोधन नहीं हुआ है, आदमी अगर मद्य पीने वाला है तो, और वात पित्त दो कंडीशन दे दी, या क्या है, मद्य पीने वाली कंडीशन है उसकी, और वात पित्त प्रकृति का हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, तर्पण आदि के साथ पथ्य देंगे तो काम चल जाएगा। संतर्पण में प्रयोज्य भोजन को क्या यूज करेंगे, सुश्रुत बोलते हैं कुलथी मूंग अरहर, नहीं याद रखना ना क्या क्या देते हैं क्या नहीं देते, बस संतर्पणादि कर्म किस में देते हैं, कफ पित्त की अल्प विशुद्धि हो, दारू पीने वाला हो और वात पित्त प्रकृति, इन 3 कंडीशन में अपने को संतर्पण कर्म कर देना है, ठीक है। फिर एक बस याद रखना है, वोमिटिंग सेंटर कौन सा होता है, सीटीजे होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन कहाँ पे होता है, वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। इससे ज्यादा अपने से नहीं पढ़ना है अंदर अपने, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, विरेचन कर्म देखते हैं भैया। विरेचन कर्म में क्या होता है भैया, अधोभाग विरेचन संज्ञकम उभयम व शरीरम विरेचनात् संज्ञा, सबको पता है भैया, अधोमार्ग से बाहर निकालने को विरेचन कहते हैं, और विरेचन दोनों को कहते हैं, ऊर्ध्व दोनों वाले टर्म में भी यूज करते हैं। पित्त दोषित विकारों में श्रेष्ठ ने पता है, विरेचन को प्रस्कंदन आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 13वें अध्याय में कहा है। विरेचन के अयोग्य रोगी कौन कौन से होते, तो मैंने बोला था यहाँ तक तो कॉमन है, छच्छीण से लेकर सुकुमार तक। इसके अलावा कौन कौन से नहीं आते भैया, तो सुभग छतगुद मुक्तनाल, तीनों ऐसी कंडीशन होता है। फिर अधोग्रक्त पित्त में नहीं करेंगे, विलंघित दुर्बलेंद्री अल्पेंद्री, 3 ऐसी कंडीशन में नहीं करेंगे। वहां पे क्या था, आस्थापन अनुवासन दोनों के बाद था, यहाँ पे केवल निरूह के बाद विरेचन नहीं देंगे, ठीक है ना। काम आदि से जो ग्रस्त व्यक्ति होगा उसको नहीं देंगे, अजीर्ण में नहीं देंगे, तो अजीर्ण में वमन दे रहे थे ना विरेचन ने, सिर्फ अजीर्ण में सिर्फ एक पंचकर्मा देते हैं, कौन सा देते हैं, वमन देते हैं, ब्रह्मास्त्र अपन ने याद कर लिया था, ठीक है। और काय में नहीं देंगे भैया, नवज्वर में नहीं देंगे, नवज्वर किसमें, नवज्वर में एक साथ देखेंगे, नवज्वर एक वस्ती में भी निषेध आता है, ठीक है ना। तो मदात्यय अधिमान शल्य अर्दित अभिहत अति स्निग्ध अति रुक्ष दोनों में नहीं देंगे, और अति दारुण कोष्ठ में भी क्या करेंगे अपन, नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, विरेचन नहीं देंगे, ठीक है ना। तो सुभग छतगुद मुक्तनाल अधोग्रक्त पित्त विलंघित दुर्बलेंद्री अल्पांद्री, निरूह के बाद कामादि के बाद, ठीक है ना, नवे जोर में मदात्य में अधिमान में शल्य अर्दित में अभियत में अति स्निग्ध अति रुक्ष अति दारुण कोष्ठा, ऐसे करके श्लोक अपने को कुछ याद हो गए थे, इसलिए ट्रैक पर कुछ बनाई नहीं थी, सब भूल गए अब तो यार, पर याद आ जाएगा वहां देख के, मैं पूरी आशा करता हूँ ऑब्जेक्टिव देख के याद आ जाएगा कि किसमें क्या बोलते हैं, विरेचन नहीं देते हैं, ठीक है ना। नवजौर में भी नहीं देते हैं, मदात्य में भी नहीं देते हैं, आद्यमान में भी नहीं देते हैं, ठीक है ना। सिद्धि स्थान में ट्रक व्रक लिखी हुई क्या है, एक मिनट रुकना, मेरी जान वाले सामने आ गए और जवानी सुल्तान से टकरा गई, आँख ऐसी लगी, ऐसी लगी तुमको। नहीं यार, ट्रिक तो नहीं लिखी मैंने, सबका वो याद कर रखी थी ना, रीजनिंग वाली, तो शायद उस समय याद हो गई हुई इसलिए।
सुभग छदगुद मुक्तनाल अधोगृत विलंगित दुर्बलेन्द्र अल्पनिरूढ़ अजीर्ण नवज्वरी मदात्य धिमाने शल्यर्थित तभी तो अति स्निग्ध अति रुक्ष दारुण कोष्ठा। इन सब में क्या करते हैं अपन, विरेचन नहीं देते। लिखा तो यार विदुर जमुना दास, क्या बनेगा, अच्छा ये तो ऊपर वाला का है, चलो छोड़ो, नहीं है तो अब नया कौन बनाएगा। उस समय याद था श्लोक, अब तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इन सब स्किन डिसऑर्डर में सब में देते हैं भैया, कुष्ठ ज्वर प्रमेय ऊर्ध्वगत भगंदर उदर रोग अर्श भग्न डिमका, इन सब में क्या करते हैं, विरेचन कर्म देते हैं। विरेचन द्रव्य का गुण क्या होता है, सेम टू सेम, जैसे उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवाही विकासी प्रभाव, सेम टू सेम वमन के विरेचन के सबके सेम होते हैं, ठीक है ना। विरेचन के भेद कितने होते हैं, विवेचन के महाभूत पृथ्वी और जल होते हैं, वमन के कौन से थे, अग्नि और वायु थे, ठीक है ना। वामन द्रव्य की भूमि अपन ने देखी थी, वायु अग्नि और आकाश एक ऐड हो गया था। विरेचन द्रव्य की भूमि सेम टू सेम है, पृथ्वी और जल, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। ये देखा हुआ है सुश्रुत में अपने अच्छे से, इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहे। चरक के अनुसार क्या होता है, मृदु विरेचक अमलतास होता है, सुख विरेचक निशोथ होता है, और तीक्ष्ण विरेचक स्नु होता है। चरक सूत्र 25 में सारे अपन पढ़ते हैं ना, मृदु विरेचक चतुरंगुला नाम, सुख विरेचना नाम, त्रिवृत्त नाम, और क्या बोलते हैं तीक्ष्ण विरेचन नाम, महाशीर्य स्नु, ऐसे करके तीनों अपन देखते हैं। शार्ंगधर के अनुसार वेरी वेरी, ये देखो शार्ंगधर के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनसे आएगा 101%। चारों के एग्जांपल भी अपने को याद करने और परिभाषा भी। तो अनुलोमन के लिए अपन क्या याद करते हैं, कृत्वा पाकम मलानाम यत्वा विद्धि बंधनम अधोनयेत तद अनुलोमम ग्रेया प्रोक्ता, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जो मल आदि को परिपाक करके वायु के बंधन को भेद के गुदा मार्ग से नीचे निकालता है ना, तो भित्वा बंधन तो अधोनयत, ऐसे करके अपन याद करते हैं। कत्वा पाकान मला नाम भित्वा बंधन किसके लिए, अनुलोमन के लिए आता है। सिर्फ नहीं भी याद रहे तो अनुलोमन किससे करते हैं, हरित से करते हैं, खत्म। स्त्रंसन, स्त्रंसन मतलब क्या, सरसरा के निकाल देते हैं, ऐसे में याद करो। तो पका हो या अपका हो, सरसरा के नीचे से ना, तो स्त्रंसन से बस श्लिष्ट याद रख लेना। स्त्रंसन मतलब सरसरा के, और सरसरा के मतलब क्या, श्लिष्ट करके, सरसरा के, सर से स्त्रंसन, सर से सरसरा के, श्लिष्ट करके। पका हुआ अपक्वा मल सरसरा के कोष्ठ से नीचे निकल जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्त्रंसन करते हैं। स्त्रंसन का एग्जाम्पल क्या होता है अपना, कृतमालक होता है ना, आरगवत जिसको अपन बोलते हैं। भेदन, भेदन कौन करता है भैया, कुटकी करता है, फाड़ के निकालता है भैया। तो भेदन किसका करेंगे अपन, जो पंडित मल होगा। भेदन का मतलब होता है फोड़ना, फोड़ेंगे किसको, जो पंडित मल होगा। तो मल आदि बद्धकम अबद्धकम, बधे हुए जो द्रव्य शिथिल या गाढ़े मल आदि को टुकड़े टुकड़े करके पंडित मल को क्या करेंगे, एकदम भित्वा पाती भेदनम कुटकी। एग्जाम्पल क्या होता है, भेदन का, कुटकी होता है ना। तो बस एक चीज याद रखना है, भेदन किसका, बधे बद्धम अबद्धम का है, पंडित मल का, है ना। एक एक टर्म से अपन पकड़ते थे, ठीक है। और भित्वा वाला टर्म जो आता है वो अनुलोमन के लिए आता है, शस्त्रंसन में श्लिष्ट टर्म आता है, भेदन में पिंडित मल वाला टर्म आता है, और रेचन में क्या आता है, वो उसी रेचन में क्या, द्रवता नहीं, लिक्विडिफाई अपन करके, पक्वम अपक्वम बलता द्रवता नहीं, ठीक है ना। तो रेचन में द्रवता आ जाएगा, भेदन में पिंडित मल आ जाएगा, स्त्रंसन में श्लिष्ट आ जाएगा, और अनुलोपन में क्या आ जाएगा, अधोबंध नयत या भित्वा अधोबंध नयत आ जाएगा, ठीक है ना। भेदन का एग्जाम्पल कुटकी है, रेचन का क्या आ जाएगा इनका, तीव्रत, जो सबसे अच्छा रेचन अपने को करवाता है। तो एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शार्ंगधर के अनुसार अनुलोमन करवाता है हरित की, स्त्रंसन करवाता है आरगवत, भेदन करवाता है कुटकी, रेचन करवाता है अपना तीव्रत या क्या बोलते हैं निशोथ, 24 को अपन बोलते हैं। ये पक व पक मलादि को पतला करके गुदामार्ग से बाहर निकालता है, रेचन करवाता है। विरेचनात् औषध की मात्रा कितनी होती है, चरक बोलते हैं तीव्रत कल्क या अक्ष मात्रा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरक ने वैसे मात्रा नहीं, वमन वमन द्रव्य की मात्रा तो कितनी बता दी है, अंतरनक मुष्टि बता दी है, और विरेचन की कितनी बता दी है, तीव्रत कल्क के समान। तीव्रत कल्क किसका पर्याय होता है, अक्ष का पर्याय होता है, या एक अक्ष मात्रा इसकी होती है। शार्ंगधर का वही सेम टू सेम अपन याद रखेंगे। वहां अपन ने क्या देखा था, वमन करने के लिए गले तक पिलाते हैं, ऐसे याद रखना। वमन करने तक गले तक पिलाते हैं, इसलिए वमन में जब अपन क्वाद पिला रहे थे तो प्रस्थ में देख रहे थे मात्रा अपन, है ना। क्या देख रहे थे, प्रस्थ में दे रहे थे, 9 प्रस्थ, 6 प्रस्थ, और 3 प्रस्थ, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे अपन पल में देख, बहुत कम मात्रा, 2 पल, 1 पल, आधा पल, ठीक है। कल्क मोदक चूर्ण जो होते हैं उनकी तो और कम देखेंगे अपन, है ना, 1 पल, आधा पल, और 1/4 पल, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी मात्रा किसमें देते हैं, शार्ंगधर विरेचन में, और वमन में बहुत बड़ी बड़ी मात्रा देते हैं, 9 प्रस्थ, 6 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, और इसमें 3 पल, 2 पल, 1 पल, ठीक है। ये वमन में औषधि मात्रा बहुत ज्यादा, मतलब ये क्यों सबको पता है भैया, वमन में गले तो औषधि अपन पिलाते हैं, इसलिए अपन वमन की मात्रा लिक्विड बहुत ज्यादा है। विरेचन में थोड़ा सा पिला दो भैया, देखो अभी दो ढक्कन अपन लग्जेटिव देते हैं, 2 ढक्कन में काम हो जाता है। तो वैसे ही 2 पल, 1 पल, आधा पल, और 1 पल, 1 पल, 1/2 पल, 1/4 पल, ठीक है। फिर गुण के अनुसार विरेचन के कितने भेद होते हैं, चरक सुश्रुत दोनों बोलते हैं। एक होता है स्निग्ध विरेचन, एक होता है रुक्ष विरेचन।
विश्राम काल 3 दिन का होता है, चौथे दिन विरेचन कराया जाता है। विरेचन के एक दिन पूर्व कैसा आहार देते हैं, हल्का आहार ही देते हैं ना, लघु भोजन देते हैं, फल अम्ल उष्णोदक ये सब देते हैं, सुश्रुत ऐसा बोलते हैं। 3 दिन के विश्राम काल में आहार कैसा देते हैं भैया, तो स्नेहवत द्रव उष्ण त्रय भुक्त्वा रसोदनम, कुछ नहीं देते हैं भैया इसमें, स्नेह वाला भोजन देते हैं, द्रव उष्ण और क्या बोलते हैं रस ओदन वाला भोजन देते हैं ना, द्रव देते हैं उष्ण मांस रस और भात का सेवन, ओदन का सेवन इसमें करते हैं, ठीक है ना। कोई भी नहीं पूछता है अपने से कि विरेचन के उस वाले काल में कौन सा भोजन अपन देते हैं। जांगम पशु के मांस से स्निग्ध कफ को न बढ़ाता हो ऐसा भोजन दे देंगे। विरेचन का काल वेरी वेरी इंपोर्टेंट, श्लेष्मा काले गते ज्ञात्वा कोष्टम सम्यक विरेचे, वाग्भट ऐसा बोलते हैं अगर पूरा श्लेष्मा चले जाए उसके बाद ही अपने को विरेचन करवाना है, अगर थोड़ा सा भी श्लेष्मा रह गया तो वमन की विरेचन की जगह अपने को क्या करवा देगा, वमन करवा देगा। इसलिए अपने को शांतिपूर्वक पहले किसको, कफ को बाहर निकालना है, उसके बाद ही अपने को विरेचन करवाना। विरेचन की विधि क्या होती है भैया, तीव्रत कल्क का एक अक्ष मात्रा जो है वो जल या किसी द्रव्य में घोल कर चुपचाप उसको पिला देंगे। उसमें अपन अंतर्नक मुष्टि मात्रा मदन फल की पिला रहे थे भैया, घोल वाला घोल डाल के। विरेचन में तीव्रत कल्क की केवल एक अक्ष मात्रा है, एक कर्ष मात्रा में विरेचन हो जाता है, ऐसा चरक बोलते हैं। फिर कोष्ठ में दोस्तों की प्रधानता देखते हैं भैया, है ना, सबको पता है भैया कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं चरक के अकॉर्डिंग, तो अपने कोष्ठ 3 ही होते हैं, ठीक है। कोष्ठ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं भैया, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, ठीक है ना, 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार दोष अलग है, चरक के अनुसार याद रखें, चरक बोलते हैं मृदु कोष्ठी पित्तज वाला होता है, क्रूर कोष्ठी वातज वाला होता है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कफ वाला क्या होता है, मध्यम कोष्ठी होता है, और समदोष वाला भी क्या होता है, मध्यम कोष्ठी वाला, है ना। यहाँ पर 4 लिखे, कंफ्यूज नहीं होना, चरक के अनुसार कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं ना, मृदु मध्यम क्रूर। मृदु जो होते हैं अपन किसमें, पित्त वाले में मृदु होता है, मध्यम कफ वाले में होता है, और वात वाले में क्या होता है, क्रूर होता है। ये चरक का अपने को रटा हुआ है टिप ऑफ टंग। सुश्रुत थोड़ा सा लोचा कर देते हैं, सुश्रुत बोलते देखो क्रूर कुष्ठ जो होता है ना सुश्रुत का बहुत खराब, सर्जन का क्रूर कुष्ठ होना क्या होता है, बहुत खराब, तो वो बोलते हैं वात और कफ, क्रूर कुष्ठ में दोनों वो होते हैं, वात और कफ दोष होते हैं। बाकी मृदु में तो पित्ती माना है, मध्यम में समदोष माना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात देख लेते हैं मृदु कोष्ठ की परिभाषा क्या होती है, जिसमें केवल दूध से विरेचन हो जाए उसको मृदु कोष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। मध्यम कोष्ठ क्या, औषध की मध्यम मात्रा से उद्गमन मध्यम कहते हैं, और क्रूर कोष्ठ क्या होता है, दुर्विरेच्य होता है, औषध की इतनी तीक्ष्ण मात्रा दे दें उससे विरेचन होता है भैया, होता ही नहीं भैया, पेट साफ होता ही नहीं क्रूर कोष्ठी होगा सालों का, ठीक है ना। औषध की मात्रा किसमें देंगे, मृदु वाले में मृदु मात्रा देंगे, मध्यम वाले में मध्यम मात्रा देंगे, क्रूर वाले में तीक्ष्ण मात्रा देंगे, बहुत ईजी है भैया, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, कोष्ठ हो गया भैया, मृदु मध्यम क्रूर कोष्ठ अपन तीनों अपन ने पढ़ लिए भैया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किसमें, विरेचन शुद्धि बोधक सारणी, वही प्रवर मध्यम अवर ऐसे लिखेंगे अपन, कितने वेग, 30 वेग, 20 वेग, 15 वेग। वहां पे अपन ने कितने देखे थे वमन में, 8 वेग, 6 वेग, 4 वेग, ठीक है ना। कास्टप जो अब जो बोलते हैं 30 20 10 की जगह 30 15 10 को लिख देते हैं, है ना। तो कास्टप सुपर में से मैंने लिख रखी है ब्रेकेट में छोटे से डब्बे में, कास्टप जो बोलते हैं अवर में तो सॉरी, हाँ अवर में तो 10 वेग है, लेकिन जो मध्यम वाला है उसमें 20 की जगह 15 वेग होते हैं, और उत्तम वाले या प्रवर वाले में 30 वेग सेम टू सेम, है ना। तो 10 20 30 10 15 30, ठीक है। वमन मात्रा कितनी होती है भैया, इतनी की, तो वमन की मात्रा से दुगनी होती है, मैंने याद करवाया तो 1 प्रस्थ 1.5 प्रस्थ 2 प्रस्थ अपन ने याद करी थी, उसको दुगना कर दो, 2 प्रस्थ 3 प्रस्थ 4 प्रस्थ, ठीक है। ये तो क्या हो गया, अपनी नॉर्मल मात्रा हो गई चरक की जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना। वमन की अपने को याद थी 1 प्रस्थ 1.5 प्रस्थ 2 प्रस्थ, इसी को दुगना करके 2 प्रस्थ 3 प्रस्थ 4 प्रस्थ। वाग्भट का वही है, वाग्भट के डबल करेंगे, तो वाग्भट ने मैंने बोला था लफड़ा बता दिया था भैया, उन्होंने आधा प्रस्थ 1 प्रस्थ 2 प्रस्थ बताया था, तो उसकी वाग्भट की मात्रा को दुगनी करेंगे ना, तो आधा का दुगना 1, 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4, तो 1 2 4 इन्होंने बताया, ठीक है ना। वाग्भट की सुपर में से याद रखना भैया, वमन विरेचन की मात्रा में हट के थोड़ा सा बताया है, जो अपन 1 प्रस्थ 1.5 प्रस्थ 2 प्रस्थ जो बोल रहे थे उसकी तुलना में थोड़ा सा अलग इन्होंने बताया। आंत की क्या होता है, सब कफांत होता है, सबको पता है, वमन पित्तांत होते हैं, कफांत होते हैं। फिर अपन देखते हैं क्या, विरेचन की अप्रवृत्ति होने पर वाग्भट क्या बोलते हैं भैया, विरेचन की अप्रवृत्ति होने पर क्या पिलाएं, गर्म जल पिलाना है। फिर हाथ को अग्नि पर गर्म करके उदर पे सेक करना है, ठीक है ना। वाग्भट बोलते हैं कि अगर विरेचन की अप्रवृत्ति हो रही है तो हल्का सा गुनगुना पानी दो उसको, और हाथ पे अग्नि एकदम गर्म करो, सिकाई करो, शायद क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए। अगर विरेचन थोड़ा ही प्रवृत्त है तो वाग्भट क्या बोलते हैं भैया, कुछ नहीं, उस दिन भोजन करा दो उसको अच्छे से और फिर से औषधि दे दो। फिर भी ना हो
वो क्या निर्बल स्निग्ध कोष्ठ हो तो उसको 10 दिन के उपरांत कराओ। ठीक है ना, कुछ नहीं, बस इतना याद रखना, अगर विरेचन अयोग्य हो गया है और वो दुर्बल व्यक्ति है और स्निग्ध कोष्ठ वाला है तो उसको 10 दिन बाद अपन फिर से बुलाएंगे। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, कोई व्यक्ति अगर क्रूर कोष्ठी हो, प्रदीप्त अग्नि वाला हो और बहुत ज्यादा रूक्ष व्यक्ति हो, इस भेन के नमन में कैसे विरेचन करवाएंगे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इनको निरूवस्ती देंगे, ठीक है ना, फिर स्निग्ध विरेचन देंगे और फिर फलवट। तुम तो याद रखना, क्रूर कोष्ठी, प्रदीप्त अग्नि वाले और रूक्ष व्यक्ति, या क्रूर कोष्ठी खाली याद रख लो। क्रूर कोष्ठी को विरेचन कराने से पहले पहले अपन क्या देते हैं? निरूवस्ती देते हैं। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा स्निग्ध विरेचन देंगे, फलवर्ती आरतियां लगाएंगे और फिर अपना मेन विरेचन इसको देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना। क्रूर कोष्ठी वाले को क्या करते हैं? पहले निरूवस्ती देते हैं, फिर बाद में जाके क्या लगाते हैं? अपन विरेचन लगाते हैं। ठीक है। विरेचन के दोष निकलने का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले क्या निकलता है? थोड़ा सा मूत्र निकलता है, फिर निकलता है पुरुष। तो मूत्र पुरुष वेरी वेरी स्पेशल क्रम है भैया। सुश्रुत का याद रखना है अपने को। चरक कब होती है? तो कभी नहीं देता। चरक तो क्या बोल देंगे? विट निकलेगा, पित्त निकलेगा, कफ निकलेगा, अनिल निकलेगा। इतना ईजी है, कई जिंदगी में कभी नहीं पूछते, है ना। सुश्रुत का क्रम पूछते हैं कि सबसे पहले निकलेगा मूत्र, फिर निकलेगा पुरुष, पुरुष के बाद क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा, फिर इसके बाद पी हुई औषधि निकलेगी और फिर निकलेगा कफ। ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मूत्र, पुरुष, पित्त, औषध और कफ। तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था तुम्हें। क्या मैंने ब्रह्मास्त्र बताया था? कि जो औषध होता है, औषध, औषध हमेशा किसके पहले निकलता है? कफ के पहले निकलता है। तो हमेशा सीक्वेंस 4 जोड़ी अपने से बनवाए, हमेशा कफ के आगे रखना तुम्हें औषध, तो काम बन जाएगा। जैसे वमन में कफ पित्त वात निकलता है तो कफ के आगे औषध लगाना पड़ेगा, तो औषध कफ पित्त वात का बन जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल क्रम कैसा रहता है अपना? मलमूत्र निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, ऐसे अपन पढ़ते हैं ना। तो मलमूत्र निकला, पित्त निकला, तो पित्त के बाद क्या ना है? बीच में कफ के पहले क्या लगा देना है? औषध लगा देना है। तो मूत्र, पुरुष, पित्त, फिर पी हुई औषधि और कफ, कफ के पहले हमेशा औषध लगा देना है। ऐसा अपना ब्रह्मास्त्र वहां पे काम करता है। चरक क्या बोलते हैं? सम्यक विरेचन के लक्षण क्या होते हैं? स्त्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय प्रसादो, स्त्रोतों की विशुद्धि हो गई, इंद्रिय प्रसाद हो गई, लघुता आ गई शरीर में, ऊर्जा, अग्नि, आमत, इन सब में कमी आ गई है। प्राप्ति क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले विट्ट, फिर पित्त, फिर कफ और अनिलादिना। सम्यक विरक्त नाम भवेद क्रमण। ठीक है ना, ये सब निकल रहा है भैया। फिर नाभि प्रदेश में लघुता हो जाती है, सुश्रुत, ऐसा बोलते हैं, सम्यक विरेचन का लक्षण होता है। हीन विरेचन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीन विरेचन में स्याद श्लेष्म पित्त अनिल संक्रोपन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तुमसे पूछेगा त्रिदोष का प्रकोप किसके अतियोग या अयोग में होता है? तो विरेचन के अयोग में त्रिदोष प्रकोप होता है, वमन के अतियोग में अनिल कोप होता है। याद रखना, वमन के अतियोग में अनिल कोप होता है, विरेचन के अयोग में तीनों दोष दूषित होते हैं। तीनों दोष मतलब क्या? श्लेष्म पित्त अनिल संप्रोकोपम, सादस तथा अग्नि, अग्नि एकदम साध हो जाएगी, अग्नि संध हो जाएगी, गुरुता आ जाएगी शरीर में, ऑब्वियसली विरेचन नहीं हुआ और औषधि पड़ी हुई है। प्रतिशाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रह्मास्त्र भैया प्रतिशाय याद रखना। प्रतिशाय किसका लक्षण है? अविरिक्त का लक्षण है या हीन विरेचन का लक्षण है। तंद्रा होगी, छर्दी, अरोचक, वात अनुलोम्यम, न च वात का अनुलोमन नहीं होगा, सब दुर्विरिक्त के दुर्विरेचन के लक्षण है। प्रतिशाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ब्रह्मास्त्र जी अपन ने प्रतिशाय याद कर लिया। प्रतिशाय किसके उसका लक्षण है? तो विरेचन के अयोग का लक्षण होता है। ठीक है। चलो ठीक है। तो क्या होता है भैया इसमें? प्रतिशाय होता है। ठीक है, किसमें? हीन विरेचन के लक्षण में होता है। एक मिनट, चलो सिद्धि खुल जाता बेटा। 70 नंबर का श्लोक। प्रतिशाय पे 2 डॉट लगाना है और निरूवस्ती के अयोग में भी आता है। प्रतिशाय काय में 2 डॉट लगे हुए हैं ना, यही ढूंढ रहे। तो ये निरू और विरेचन दोनों के अयोग में आता है क्या? प्रतिशाय। ठीक है ना, निरू के अयोग में भी आता है और उसके अयोग में भी आता है। ठीक है, बाकी बहुत इजी है भैया। त्रिदोष का होता है प्रतिशाय, 2 चीजें आती पेपर में। विरेचन का अतियोग, देखो किसी को भी विरेचन का अतियोग होगा ना तो हट के पीछे जाके, HUT हेट अपन पढ़ते हैं ना, हट के पीछे, हट उसको बोलते हैं झोपड़ी उपड़ी को, तो उसके पीछे जाके पॉटी करेगा बहुत ज्यादा। तो अतियोग हो रहा है मतलब क्या निकलेगा बॉडी से? बहुत ज्यादा मात्रा में कफ, रक्त,
पित्त इन सब का क्षय हो जाएगा, और अनिल ऑब्वियसली जब कफ रक्त पित्त तीनों का क्षय होगा तो अनिल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सुप्ति अंगमर्दम क्लम वेपनुधातम निद्रा बल इन सब का अभाव, तम प्रवेश, उन्माद और हिक्का, ये तीनों पेपर में आता है, तो हट के पीछे जाएगा। एच से क्या जाएगा अपना, हिक्का आ जाएगा, यू से क्या जाएगा अपना, उन्माद आ जाएगा, और टी से क्या जाएगा अपना, तम प्रवेश आ जाएगा। ये तीनों वेरी वेरी लक्षण किसके आते हैं, विरेचन के अतियोग। तो विरेचन 40 बार बार अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई तो किसके पीछे छुपेगा, करेगा वो, हट के पीछे। हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है ना ऐसे करके, तो हट के पीछे जाके, पिज्जा हट जो अपन बोलते हैं ना, या निवास होता है, तो हट के पीछे जाके क्या करेगा, बहुत मात्रा में जो उसको विरेचन हो रहा है उसको बाहर वो निकालेगा। ठीक है ना। तो कफ रक्त पित्त बहुत ज्यादा मात्रा में क्षय हो गया, अनिल बहुत ज्यादा उत्थ हो गई है, सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपतु ये सब बॉडी में उसकी हो रहे हैं। एक मिनट। हेलो, एक मिनट यार, सुसु करके आ रहा हूँ। हेलो, आवाज चली गई थी क्या, हेलो। हाँ तो मैं तो कॉल भी तो किया। अरे कॉल दिखा पता नहीं नहीं। रहा। ठीक है। कहाँ तक सुना था, अभी गई थी ना, ये सब सुन गया था ना, क्रू कुष्ठ वाला। क्रू कोष्ठ में संशोधन की विधि कैसी होती है, तो मैंने बोला था मंदाग्नि क्रू हाँ कोष्ठ वाले व्यक्ति को हाँ, सुन अग्नि गया को ठीक पहले, है। हाँ, क्षार और लवण युक्त घृत से दीप्त करेंगे, फिर उसको स्नेह विरेचन देंगे। फिर मॉडर्न एस्पेक्ट क्या होता है विरेचन में, सब अलग अलग होते हैं भैया। विरेचन सेंटर कहाँ होता है, नियर मेडुला ऑब्लांगेटा। वमन विरेचन दोनों सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा के पास ही होते हैं, इट्स क्लोज टू रेस्पिरेटरी एंड वोमिटिंग सेंटर। टाइप परगेटिव्स के होते हैं, एक होता है लग्जेटिव्स होते हैं, देस आर माइल्डर एक्शन लिमिटनेस सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल। परगेटिव्स जो होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एक्शन इनका होता है भैया ना, जैसे कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल देते हैं। बल्क परगेटिव क्या होता है भैया, इस सब गोल होता है, या जो उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट इरिटेंट परगेटिव कैस्टर ऑयल, ये सब होता है। ठीक है ना, नहीं पढ़ना है अपने को कौन क्या होता है, मॉडर्न के अनुसार नहीं पूछते। ये अपना क्या हो गया, वमन विरेचन दोनों खत्म हो गए। अब हम उनका पे आते हैं, वस्ती कर्म पे आते हैं। ठीक है, चल वस्ती कर्म अब कल से पढ़ेंगे यार, मेरा मूड सही नहीं है आज। क्या होगा भाई, पीरियड्स आ रहे क्या भाई? अरे पीरियड्स नहीं आ रहे भाई। पॉजिटिव ये क्या, मूड सही नहीं है तेरा? ठीक है चल। और अभी रात में पढ़ेंगे 10 बजे? रात में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्या हो गया भाई? क्या, लड़ाई लड़ाई हुई है? अरे कुछ नहीं यार, चलता रहता है जीवन में ऐसे सब।